नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अपना संबोधन करते हुए अपना भी जिक्र किया और असीम मुनीर का भी जिक्र किया और कहा कि हम दोनों वो आखिरी शख्स होंगे जो बेगिंग बाउल के साथ नजर आएंगे, यानी कि दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाले हम आखिरी शख्स होंगे। अब आप जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोगों ने उनके इस वर्जन को हिंदी में ट्रांसलेट करके कटोरा, भिखारी और ना जाने क्या क्या ट्रेंड करवाना शुरू कर दिया। लेकिन असल में शहबाज क्या कहने की कोशिश कर रहा था, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, मैं और असीम मुनीर, यानी शहबाज कह रहे हैं कि वो और असीम मुनीर आखिरी शख्स होंगे जो दुनिया के सामने हाथ फैला रहे होंगे, यानी वो अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले वक्त में। शहबाज शरीफ ने एग्जैक्टली क्या कहा है, 3-4 लाइन की बात है, अंग्रेजी में बोलता हूं, फिर उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड डज नॉट एक्सपेक्ट अस कम विथ ए बेगिंग बॉल। आई एम द लास्ट पर्सन अलोंग विद द फील्ड मार्शल मुनीर टू कैरी दिस बर्डन ऑन माई शोल्डर। उन्होंने कहा कि दुनिया हमसे यह उम्मीद नहीं करती कि हम उनके देश में जब भी जाएं तो कुछ मांगने के लिए जाएं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और फील्ड मार्शल मुनीर ये आखिरी शख्स होंगे जो ऐसे ये बर्डन अपने कंधों पर ये ढो रहे हैं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एग्जैक्टली कहा है, और मैं पहली बार इत्तेफाक रखता हूं शहबाज शरीफ से। वो क्यों मैं बता रहा हूं कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों कह रहे हैं कि हम आखिरी आदमी हैं जो कि पाकिस्तान के लिए भीख मांगते चल रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि पता नहीं शहबाज शरीफ असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान रहे या न रहे, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में रहे या नहीं रहे। हो सकता है बलूचिस्तान अलग हो जाए, हो सकता है पीओके नहीं रहे, इस वजह से भी कह सकते हैं वो, या इस वजह से भी कह सकते हैं कि अब इतनी भीख मिलेगी। जैसे आईएमएफ ने पहले 2 बिलियन दिया, $2 बिलियन, फिर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम $40 बिलियन देंगे। तो इनका यह कहने का मतलब हुआ कि हमने जितना मांगा था उम्मीद से दुगना मिला, इस वजह से भी हम आगे जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमेरिका ने इतना कहा है, अमेरिका ने वादा किया कि इतना दे दूंगा कि तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन बस कठपुतली बनकर नाचते रहो, बदले में अमेरिका ने कुछ तो शर्त रखी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एग्जैक्टली समझाता हूं कि चल क्या रहा है। जॉन विटकॉफ, आपने शायद नाम नहीं सुना हो, ये डोनाल्ड ट्रंप के जो बेटे हैं ना, उनके साथ ये पढ़ाई करते थे कॉलेज में, और वो क्रिप्टो कंपनी चलाते हैं। और वो जॉन विटकॉफ एक कंपनी के अधिकतर शेयर्स ट्रंप फैमिली के पास ही हैं। उस कंपनी ने पाकिस्तान सरकार के साथ और खास करके असीम मुनीर के साथ ये क्रिप्टो करेंसी में बिजनेस करने का वो वायदा ले लिया है, और पहली बार उन्होंने क्रिप्टो फंड्स बनाने का ऐलान भी कर दिया है। ये तो थी धंधे की बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान के बारे में हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए गया है ताकि भारत के तरक्की को रोका जा सके। उस वक्त अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान का निर्माण किया था ना, तो उनका मकसद क्या रहा होगा। देखिए, जिन्ना जो था वो आदमी कभी पाकिस्तान में गया नहीं, उसकी पैदाइश वहां की नहीं थी, वो इंग्लैंड में रहता था, बिल्कुल अंग्रेज था, रहन सहन चाल चलन सबसे। जिन्ना ने आज तक कभी नमाज नहीं पढ़ा, आपको शायद नहीं पता हो, कभी तो नहीं बहुत पढ़ा। लोगों को नहीं पता होगा। जिन्ना ने कभी नमाज नहीं पढ़ा, कभी हज को नहीं गया, वो पॉर्क का मांस खाता था, सुअर का, वो शराब पीता था, वो सिगरेट सिगार सब पीता था। मतलब एक मुसलमान जो करता है वो काम उसने कभी नहीं किए, हर काम उसने किया जो अंग्रेज किया करते थे। तो क्या हुआ, अंग्रेजों को एक ऐसा ही आदमी चाहिए था जिसका नाम तो मुसलमान हो लेकिन कर्म जो हो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, मतलब बिल्कुल काली चमड़ी वाला अंग्रेज उन्हें चाहिए था। तो मिल गया जिन्ना, और जिन्ना के इर्द गिर्द ये सारा कुछ रचा उन्होंने, पाकिस्तान बना दिया। पर पाकिस्तान बनाया क्यों? क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान बना था उसी वक्त एक और देश बना था, इजराइल, 1948। और जिस तरह से पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान था, एक वेस्ट पाकिस्तान था, और दोनों के बीच एक कॉरिडोर का प्लान हुआ था, ठीक उसी तरफ एक तरफ गाजा पट्टी थी, एक तरफ फिलिस्तीन थी, और अब भी इजराइल से होते हुए कॉरिडोर की बात की गई थी। सेम प्लान दोनों जगहों पे एग्जीक्यूट हुआ, और वो इसलिए था
कि वहां पे अंग्रेजों को डर था कि जब हम चले जाएंगे तो अरब्स के पास बहुत पेट्रोल है, वो बहुत रईस हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए यहूदियों को बसाए। और भारत अगर हम छोड़ के चले जाएंगे तो उन्होंने पूरा मानव इतिहास निकाल कर देख लिया कि जब जब भारत को 50-100 साल का मौका मिल जाता है ना, तो ये हमेशा से जगत गुरु बन जाता है, सुपर पावर बन जाता है। तो इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए एक राष्ट्र की जरूरत थी, तो पाकिस्तान का निर्माण किया गया और पाकिस्तान को कभी खत्म होने भी नहीं देंगे। आप उसको इकोनॉमिकली कितना भी अलग थलग कर लीजिए, ये नहीं होने देंगे ना, क्योंकि इनका पालतू बच्चा है वो। जब जब पाकिस्तान संकट में आएगा तब तब उसे चंदा देकर, डोनेशन देकर जिंदा रखेंगे। और तभी तो लोग कह रहे हैं कि टेररिज्म फैलाने का रिवॉर्ड मिल रहा है क्या? आईएमएफ दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, पैसे पे पैसा मिल रहा है, उम्मीद से दोगुना मिल रहा है। इतना तो उनको कभी वैसे नहीं मिला कि हमें विकास करना है, पैसा दे दो, जितना आतंकवाद फैलाने के बाद मिला है। अच्छा, पता है जब से पाकिस्तान बना है 24 बार 24 टाइम्स आईएमएफ ने इसे बेल आउट दिया है। मतलब दिवालिया होना था लेकिन पैसे देके फिर से बचा लिया। यह दुनिया के किसी देश के साथ आईएमएफ ने आज तक नहीं किया है, पाकिस्तान के साथ किया है, इसलिए उसको इंटरनेशनल फंड बोलते हैं। और अब वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का प्रॉमिस किया है कि हम लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेंगे पाकिस्तान के साथ। क्यों करेंगे? और आप बोलते हैं कि इस्लामिक मिलिटेंसी या आतंकवाद, आपको लग रहा होगा इस्लामिक मिलिटेंसी है, लेकिन मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि CIA इज द टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। लश्कर तोयबा को ही CIA ने बनाया है। ये हाजी कौन है उसका, जैशे मोहम्मद को CIA ने बनाया है, मसूद अजहर, सब CIA ने बनाया इन सबको। ये सब जब जवान थे ना तो इनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी CIA के एजेंट्स द्वारा रशिया को हराने के लिए। ISIS को CIA ने बनाया है क्योंकि उनका सीरिया के कच्चे तेल भंडार पे उनकी नजर थी। आपको पता नहीं हो कि अल कायदा को CIA ने बनाया है, ओसामा बिन लादेन की पूरी जीवनी पढ़ लीजिए। तो इस्लामिक टेररिज्म को वो खत्म करेंगे, इस भ्रम में कम से कम भारत के लोगों को नहीं रहना चाहिए। वो जितना ज्यादा कट्टर बनेगा उतने ज्यादा उसको फंड देंगे ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को और बड़ा कर सके। आपको क्या लगता है ISIS के पास सारे हथियार और पैसे कहां से आ रहे थे? CIA के द्वारा फंडिंग थी। शुरुआत में जब तक रशिया के खिलाफ अल कायदा तालिबान लड़ रहे थे तो पूछिए जाकर कि कहां से पैसे और आ रही थी, क्योंकि CIA द्वारा फंडिंग थी। आज अच्छा, आप पूछेंगे कि पाकिस्तान को क्यों फंड कर रहा है? आपको क्या लगता है कि आप ब्रिटेन को पीछे छोड़ देंगे अर्थव्यवस्था में और जापान को पीछे छोड़ देंगे तो वो सब चुप रहेंगे, पुराने जमींदार, और वो कुछ नहीं करेंगे? आपको बड़ा मजा आ रहा है ये खबर पढ़ने में कि अब जर्मनी को पछाड़ने वाले हैं। तो जब आप जापान, जर्मनी, इंग्लैंड को पछाड़ेंगे ना तो वो करेंगे कि आप कैसे नीचे आए। ये है, और इसे कहते हैं कॉलोनियल माइंडसेट। जैसे अभी अमेरिका और चाइना लगा रहता है इसी होड़ में, क्योंकि दिख रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है इंडिया, तो कैसे ना कैसे तोड़ा जाए। बिल्कुल। देखिए एक मोहल्ले की भी बात है। आपके मोहल्ले में कोई गरीब लड़का है और कल को जाके बहुत तरक्की करके करोड़पति हो जाए, तो तीन ही बात कहते हैं लोग, या तो इसने गलत सलत ढंग से पैसे कमाए हैं, यही कहते हैं ना। हाँ, ह्यूमन नेचर है, बदनाम दूसरे के सुख से कहां कोई इसका सुखी है। यही होता है दुनिया में भी। भारत पता चला कि आज से 10 साल पहले तक टॉप 10 में नहीं था, अब ये टॉप 5 में आ गया, 4 में आ गया, तो सामने वाला भी तो कुछ करेगा ना रोकने के लिए। वही रोकने की प्रक्रिया है ये। और आपको लग रहा हो कि असीम मुनीर ने अपने CIA मास्टर्स के इशारे पर पहलगाम करवाया, उसके बदले उसको रिवार्ड मिल रहा है। आपको क्यों आपत्ति इस बात के लिए कि वो अपने मास्टर्स के इशारे पर काम कर रहा है और इसलिए पाकिस्तान को जिंदा रखे हुए लोग? नहीं तो क्या जरूरत थी कि जो देश दुनिया भर में आतंकियों को सप्लाई करता है उसको बार बार बेल आउट करवाता IMF। और IMF मतलब क्या? IMF और वर्ल्ड बैंक मतलब अमेरिका। इस बात को जब तक समझेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। आपको बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान आतंक का समर्थन करता है, और देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF दे रहा है पैसा, वो देगा, वो आतंकवाद को सपोर्ट करने के लिए देगा। और भारत में आतंकवाद फैले, इससे बढ़िया अमेरिका के लिए बात हो ही नहीं सकती। अमेरिका तो चाहता है कि भारत के हर शहरों में बम ब्लास्ट हो ताकि कोई इन्वेस्टर नहीं आ सके। अमेरिका तो चाहता है कि भारत पर इतनी बड़ी टैरिफ लगा दे ताकि वो मजबूर होकर उसके सामने झुके।
दुनिया में कोई भी देश अगर तरक्की किया है तो आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अमेरिका और इंग्लैंड ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया है, कोई भी देश। तो वही हो रहा है भारत के साथ। रशिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस वक्त तक यूएसएसआर था, वो अमेरिका का कंपटीटर हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कोल्ड वॉर हो गया शुरू अमेरिका और रशिया में। चाइना तरक्की किया तो अमेरिका और चाइना में हो गया। आज भारत तरक्की कर रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा है तो वो पाकिस्तान को पंप करेंगे पैसे, वो बांग्लादेश में पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि दोनों तरफ से भाला की तरह मारते रहे भारत में। ठीक है, यही सच्चाई है नम्रता, और इसमें कोई बुरा। आज $40 बिलियन की वादा किया है ना, अभी देखिए अमेरिका पैसे देता रहेगा पाकिस्तान को, अमेरिका बांग्लादेश को पैसे देगा ताकि डिस्टर्ब कर सको, वो यूनुस को कुछ होने नहीं देगा, उसकी सारी कवायद। तो फिर पंकज जी, फिर ये दोस्ती किस चीज की है? और अगर विपक्षी दल के नेता सवाल उठाते हैं कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो फिर क्या गलत है? माना कि ट्रंप बड़े बिजनेसमैन है, अपने आप को अपने से बड़ा एंटरप्रेन्योर किसी को नहीं समझते, पर वो आदमी साबित भी तो कर रहा है ना इस बात को कि मुझे जिससे फायदा मैं उसके साथ हूं, तो फिर दोस्ती कहां है? बिल्कुल। और मैं नहीं, दोस्ती नहीं होती। जब क्या होता है ना कि दुनिया के 4 जमींदार मिलते हैं ना, तो आपस में शराबों का दौर भी चलता है, हंसी मजाक भी होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सबको लगता है कि ये हमसे कैसे आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, 2 बिजनेसमैन कंपटीटर होते हैं, तो जब वो मिलते हैं तो क्या एक दूसरे से मारामारी करते हैं? नहीं, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे। लेकिन ये तो वही वाली बात हो गई कि एक फिल्म में 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, किसको लीड रोल मिलेगा, किसको स्क्रीन स्पेस ज्यादा मिल रहा है, उसकी उनकी लड़ाई रहती है, और जब प्रमोशन की बारी आती है तो दोनों गले मिलती हुई नजर आती हैं। वही वाली बात कर दी आपने। एग्जैक्टली यही होता है दुनिया में। चाइना शी जिनपिंग से भी हम मिलेंगे तो हर किसी को पता है कि बॉर्डर इश्यूज हैं, लेकिन प्रधानमंत्री झूला भी झूलाएंगे। जब प्रधानमंत्री जाएंगे चाइना तो पता चलेगा सबसे ज्यादा ग्रैंड वेलकम होगा, वो क्या ताइक्वांडो करते हुए और डांस करते हुए, ये होगा। सही कह रहे हैं। अब जब आएंगे तो हाउडी ट्रंप भी होंगे, ये सब चलता है, यही तो दुनिया है, व्यवहारिकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो आपसे हाथ मिला रहा हो वो आपकी तरक्की भी चाहता हो, और किसी को नहीं पसंद है नम्रता कि कोई मेरे कंपटीशन में आके खड़ा हो जाए, खास करके वो जो कल तक हमारा गुलाम था, कल तक जिस पे हमने राज किया था, और वो हमें पछाड़ दे। ब्रिटेन को कैसा लगता होगा कि अभी 50-60 साल पहले छोड़ के आए, गुलाम थे, और आज उसकी अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा हो गई, तो बुरा तो लगता है। तो भारत में जो भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा उसे ये लोग फंडिंग कर देंगे, वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। उनको भारत की तरक्की रोकनी है, उनको कभी पसंद नहीं है कल आज की जर्मनी को पछाड़ दे। आज जर्मनी को पछाड़ा है, कल पता चलेगा कि अमेरिका को पछाड़ेगा, तो हम क्या पिछड़ते रहे? अगर हम खुद ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते तो सामने वाले की तरक्की तो रोक सकते हैं ना। और यही चल रहा, रशिया को उलझाया क्यों युद्ध में? क्योंकि पुतिन ने रशिया को संभाल लिया था, वो आगे बढ़ रहे थे। तो अच्छा, आगे बढ़ रहे हो, एक प्यादा जेलेंस्की को आगे कर दिया। बिल्कुल, मोदी बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर बन रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है भारत। अच्छा, 5वें नंबर पे आ गया, 4थे नंबर पे कह रहा है पाकिस्तान को कुछ पैसे दे दो, जाओ रे पहलगाम में आतंकी घुसाओ, मारो, बदले में वो खुद तुमसे लड़ेगा। यही चलते, यही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो फिलहाल हम चुपचाप तरक्की करते रहिए एक देश के रूप में, और सामने वाले को तरक्की से जवाब दीजिए। ठीक है जी। तो जिक्र हम असीम मुनीर का कर रहे थे, शहबाज शरीफ का कर रहे थे कि किस तरीके से बयान सामने आया है, लेकिन ये जो जियो पॉलिटिक्स है इसको समझने की भी कोशिश हमें करनी चाहिए, और समझने की और समझाने की कोशिश हमने की है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। बाकी आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।